आप देख रहे हैं मनोज भट्टाचार्य जी, आरएसपी के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे मेरी बातचीत। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कितने सालों से आरएसपी पार्टी कर रहे हैं? मेरा जन्म लोहा कलकत्ता में और सन 64-65 से आरएसपी से जुड़े हुए हैं। जब हम विद्यार्थी थे तभी से पीएसयू, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन, हम लोग कॉलेज में पढ़ने के टाइम में हम लोग प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन के साथ जुड़े हुए थे और छात्रों को जो मांगे हैं वो मांगे को लेकर हम आंदोलन छेड़ते थे। उस ज़माने में कांग्रेसी सरकार थी यहाँ पश्चिम बंगाल में और भारत में भी। पंडित नेहरू का देहांत हुआ 64 का मई महीने में शायद। और उस टाइम में जो सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार की बर्ताव सही नहीं था। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उभर के सामने आ रहा था, जिसको हल करने के लिए हम लोग कोशिश किए, आंदोलन छेड़े, जेल में गए, पुलिस से मारामारी हुआ और ये चलते रहा। विशेष करके 66 में पश्चिम बंगाल में एक खाद्य आंदोलन हुआ था, जिसके साथ हम लोगों को गहरा संपर्क हुआ था और उसी से हम लोग पार्टी के साथ, पहले तो छात्र यूनियन के साथ थे, पार्टी के साथ शायद 66 के जो खाद्य आंदोलन हुआ उसी में हम लोग का पार्टी के साथ जुड़ गए। तब से चलते आ रहे हैं, तरह तरह का जो जिम्मेदारी वो निभाएं और अब चलते चलते इस उम्र में पार्टी के महासचिव का जो दायित्व है वो मेरा जो थोपा गया है, हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसपी और राम मनोहर लोहिया का आपस में क्या संबंध थे? राम मनोहर लोहिया जी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे। राम मनोहर लोहिया जी सरासर मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन मार्क्सवाद से उनका काफ़ी गहरा ताल्लुक था। वो मार्क्सवाद अध्ययन किए थे और यहाँ जब विद्यासागर कॉलेज में पढ़ते थे तो बाएं बाजू के जितने सारे लोग पश्चिम बंगाल में थे उस जमाने में, उनसे उनका अच्छा रिश्ता था। उस हिसाब से वो अशोक मेहता जी का या जयप्रकाश नारायण का भी काफ़ी हद तक उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, समाजवाद कायम करने का जो इरादा लेकर चले। बाद में उन्होंने तो काफ़ी बड़ा हस्ती है राम मनोहर लोहिया जी, वो पार्लियामेंट में भी काफ़ी दिन रहे। नहीं, उनसे त्रिदीव चौधरी का मिलना तो उस हिसाब से मिला है। त्रिदीप चौधरी एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे और त्रिदीप बाबू उस ज़माने में पार्लियामेंट में, संसद में एक बड़ा हस्ती के हिसाब से माने जाते थे। विशेष करके गोवा का जो मूवमेंट हुआ, गोवा फ्रीडम स्ट्रगल, सन 55 में गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में त्रिदीप चौधरी एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट जो असहयोग आंदोलन छेड़े, उनके नेतृत्व में त्रिदीप चौधरी थे। उन्होंने गोवा भी गए थे और गोवा में उनको कैद भी किया गया। काफ़ी दिन तक वो जेल में रहे, सालाजार की जेल में रहे। इसको लेके पूरा देश में हलचल मच गया था। यहाँ की पंडित नेहरू भी पार्लियामेंट में वो कहे थे कि असली नेशनल हीरो है त्रिदीप चौधरी। और सन 67 में जो चुनाव हुआ, चुनाव में उन्होंने ऐलान किया था कि त्रिदीप चौधरी के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं होंगे। कांग्रेस से त्रिदीप चौधरी को हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, त्रिदीप चौधरी अनअपोज्ड उनको मेंबर होनी चाहिए। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी त्रिदीप चौधरी को सम्मान दिया गया था। और त्रिदीप चौधरी और राम मनोहर लोहिया जी का मिलजुल तभी से बहुत ज़्यादा था, बहुत ही गहरा मिलजुल था। विचारधारा में थोड़ा बहुत अंतर होने के बावजूद भी त्रिदीप चौधरी राम मनोहर लोहिया को मानते थे और राम मनोहर लोहिया जी भी त्रिदीप चौधरी जी को मानते थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में त्रिदीप जी का क्या
त्रिदीप चौधरी का वो आपको बोले 55 में जो गोवा लिबरेशन मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे हमारे देश के प्रांतों से जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़े थे, त्रिदीप बाबू जैसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे, वो उनका राजनीति में उनका भाग सीधा नहीं है। वो क्रांतिकारी काम करते करते राजनीति में आए। जब देश का जो स्वतंत्रता हुआ उसके 1 साल पहले उनको जेल से छुटकारा मिला सन 46 में। और उस ज़माने में जो वैश्विक स्थिति जो था, वो वैश्विक स्थिति के बारे में त्रिदीप बाबू का गहरा विचार सोच था। उस हिसाब से उन्होंने आरएसपी के साथ जुड़ गए। जो आरएसपी जो थर्ड इंटरनेशनल, जो सोवियत यूनियन के तत्कालीन जो नेता थे कॉमरेड जोसेफ स्टालिन, उनका विचारधारा से कुछ अलग विचारधारा। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चल सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। जो हमारे देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसको काफ़ी आगे बढ़ाने का कोशिश किया था, क्योंकि त्रिदीप बाबू का सुभाष बाबू के साथ काफ़ी गहरा संपर्क था और उन्होंने सुभाष बाबू के साथ काम भी किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि सुभाष बाबू जो सन 41 के जून महीने में जो यहाँ से निकल गए, जो यहाँ से जो वो काबुल चले गए, काबुल से खैर जो हो आइंदा वो जर्मनी, बाद में जापान, मेडागास्कर तक आए थे। वो सबमरीन से वहाँ से जापान में गए। वो एशिया में रहना चाहते थे और जापान में रासबिहारी बोसु जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी उस ज़माने का, जो पूरा भारत में एक साथ क्रांति करने का प्लान बनाए थे और जिनको सारे रेवोल्यूशनरीज जो सारे हैं, भगत सिंह बोलिए या और बहुत सारे बोलिए, जो भी थे प्रांतों में जो भी थे, वो सारे लोग उनको गुरु मानते थे, उनको नेता मानते थे। तो रासबिहारी बोसु शायद सन 15 में उनको वो निकल गए इंडिया से। बहुत ही मुश्किल से निकल गए क्योंकि उनको अंग्रेज़ सरकार की पुलिस उनको ढूंढ रहे थे और अंग्रेज़ सरकार की पुलिस अगर उनको मिल जाता था तो शायद कत्ल किए जाते थे उनको। कोई विचार वगैरह का कोई सवाल नहीं था कि रासबिहारी बोसु एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जैसे थे। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना कदम उठाए, इतना सारे कदम उठाए जो वो क्या त्रिदीप सर उनके साथ में थे क्या? कौन? त्रिदीप चौधरी? नहीं 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 नहीं, रासबिहारी बोसु साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, लेकिन रासबिहारी बोसु जो विचारधारा है वो विचारधारा ये लोग मान लिया था। अच्छा, उसी विचारधारा को मानने लगे। उसी विचारधारा को मानने लगे और उन्होंने कहा कि असहयोग जो मूवमेंट है गांधी जी का, उसके जरिए हमें स्वाधीनता नहीं मिलेगा, या स्वाधीनता मिलने से भी आम जनता की जो स्वाधीनता है, आम जनता का जो राज है वो राज नहीं बन पाएगा, मजदूर किसानों का राज नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें इस आंदोलन को ज़्यादा जोर शोर से आगे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। रासबिहारी बोसु ऐसे एक हस्ती थे जिनके बारे में अगर बोलना शुरू करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। वो तो इतना बड़ा एक हस्ती थे रासबिहारी बोसु। राम मनोहर लोहिया रिसर्च सेंटर फाउंडेशन ने अंग्रेजी, हिंदी, कोंकणी और 3 भाषाओं में अभी आपकी जो बंगला अनुवाद की किताब निकाली है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? वो बहुत बड़ा काम किया है, राम मनोहर लोहिया फाउंडेशन बहुत बड़ा काम किया है, हम उनके आभारी हैं। और उन्होंने त्रिदीप बाबू को जो किताब, बहुमूल्य किताब, जो सलाजार जेल में 19 महीना उनका जो तजुर्बा है और गोवा लिबरेशन मूवमेंट को लेकर उनका जो विचार है, उनका जो तजुर्बा है, वो गोवा में इतना गंभीर रूप से गोवा का स्थिति को देखा जो ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी था। तो ये अभिषेक रंजन जी और सारे लोग राम मनोहर लोहिया फाउंडेशन के, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। त्रिदीप चौधरी का जो किताब, त्रिदीप चौधरी जैसे सोचे थे, जैसे विचार था उनको, उस विचार को जो उन्होंने लिखे थे सलाजार जेल में 19 महीना, वो किताब को उन्होंने ट्रांसलेट किया। ये एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। हम सरासर बोलेंगे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते बोलेंगे, क्योंकि त्रिदीप बाबू हमारे पार्टी के
सन 53 से वो जनरल सेक्रेटरी थे। वो सन 52 में एमपी बने और उसके बाद वो लगातार एमपी बनते रहे बहरमपुर से, मुर्शिदाबाद की, और बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान थे पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर। वो एक थ्योरिटिशियन थे, एक फिलोसोफर थे। इकोनॉमिक्स में एमए किए थे वो अलग बात है, लेकिन वो फिलोसोफर थे। वो फिलोसॉफी के बारे में उनका काफ़ी गंभीर ज्ञान था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया, और उस हिसाब से उनको सब मानते थे, सारे लोग मानते थे। ये शायद बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये सन 74 में जब इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, तब राष्ट्रपति चुनाव में सारे अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस के खिलाफ जो थे वो सारे मिलकर वो त्रिदीप बाबू को कैंडिडेट बनाया। वो प्रेसिडेंट पोस्ट में वो उम्मीदवार थे। सारे लोग उनको समर्थन किया था और सारे लोग उनके लिए काम भी किया था। मुझे अब याद आ रहा है, सुषमा स्वराज अब नहीं रहे, वो गुजर गई। सुषमा स्वराज के हस्बैंड ने पार्लियामेंट में मुझे कहा था, मैंने इसके बारे में एक भाषण दिए थे त्रिदीप बाबू के बारे में, त्रिदीप चौधरी के बारे में, विशेषकर गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में। तो सुषमा स्वराज के हस्बैंड स्वराज कौशल जी मुझे सेंट्रल हॉल में बुलाए तो बोला, ये मनोज जी आप तो भगवान को नहीं मानते हैं। तब नहीं, मार्क्सिस्ट के हिसाब से हम लोग भगवान को विचार नहीं करते हैं, भगवान को हम लोग मानने का ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो हाँ, आप तो एथीस्ट हैं। हम यहाँ भगत सिंह भी एथीस्ट थे, तो हम लोग उस विचारधारा को मान के चलते हैं। हम जो हमारे अड़ोस पड़ोस में इर्द गिर्द में जो लोग हैं सबके बारे में हम यही जानते हैं। हम मानते हैं कि सबको जानना, सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम उसी को जानने की कोशिश किया है। भगवान बाद में आए तो बोला नहीं, आप यकीन मानिए मैंने भगवान को देखा। तो मैंने हाँ से, सुषमा जी बगल में बैठी हुई थी, तो मैंने हाँ से, मुझे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं भगवान को देखा। बोला नहीं है, मैंने देखा, मैंने उनका चरण भी स्पर्श किया और मैंने उनको सेवा भी किया, एक दिन नहीं 4 दिन। तो मैंने बोला ये कैसी बात है, क्या बात है, क्या बात, स्वराज जी क्या बोल रहा है। तो उन्होंने कहा जो उस 74 में आपको याद होगा वो चुनाव में थे, प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो चंडीगढ़ में वो 4 दिन थे। और 4 दिन मेरा ये संयोग है, मेरा सौभाग्य है, ये त्रिदीप बाबू हमारे घर में वो गेस्ट थे। और हम और सुषमा जी, हम दोनों उनको सेवा का मौका हमें मिला। तो मैंने देखा, सामने देखा मैंने, ये भगवान हमारे घर में ठहरा हुआ। तो वो इस तरह का इंसान थे। अब तो उसको बोले नहीं, पहले में आपका स्पीच में आप लंबा स्पीच दिया, उसमें तो बोला नहीं कि वो भगवान थे। हम भगवान के शब्द नहीं मानते हैं, हम एक अच्छा इंसान के शब्द मानते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट एक इंसान जो दुनिया के लिए, दुनिया के आम जनता के लिए, दुनिया के मेहनत कर जनता के लिए, दुनिया के मजदूर, किसान और जिनको ठगे जाते हैं उसके लिए उन्होंने, उनका विचार है, उनका सोच है, और उस हिसाब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी निभाई। तो स्वराज जी मुझे बोला तब तो वही भगवान है। भगवान क्या सिर्फ अमीर लोगों को सोचेगा? हमने हाँ, भगवान अमीर लोग भी सोचता है। अमीर लोग अमीरियत रखने के लिए भगवान सब कुछ बंदोबस्त करता है, और उसके खिलाफ लड़ने वाला त्रिदीप बाबू थे, जिनके भी उस हिसाब से हम देखते हैं। तो हम किस्सा को हम इसलिए, आप अपना कुछ अनुभव बताएं। कौन के बारे में? इतने सालों से आप जब आरएसपी कर रहे हो, और इस बीच आपने अपने जीवन में अपने आप में क्या बदलाव देखा और आरएसपी में क्या बदलाव देखा? मैंने सिर्फ इतना ही कहेंगे, ये त्रिदीप बाबू जैसे आपको कहा, वो एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे। वो शुरू से अंत तक वो मार्क्सवाद की चर्चा की। मैं आपके बारे में, हाँ, हम बोल रहे हैं आपको। हाँ। और हम इसमें हम समझते हैं, उसमें जो इंडिविजुअलिस्टिक जो अप्रोच है, वो अप्रोच को वो मानते नहीं थे। वो सोचते थे ये सारे लोग मिल के चलेंगे और मैं नहीं हम होंगे। वाह, क्या तो बात। ये जो मैं नहीं हम होंगे, ये जब विचार है, तो हम लोगों ने कभी अपने बारे में वैसे उस हिसाब से सोचते नहीं।
जो आता है, जो जायज़ ढंग से जो आता है, जो सही है, उसको मान कर हम चलते हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। त्रिदीप बाबू जब तक थे, त्रिदीप बाबू का निधन हो गया 97 में, 97 का 21 जनवरी, कुछ दिन पहले ही उनका जो एनिवर्सरी गया। त्रिदीप बाबू भी हम लोगों ने ऐसे ही सिखाए थे। उन्होंने कहते थे उनका काफ़ी सारे क्लास, जो पॉलिटिकल क्लास, फिलोसॉफिकल क्लास जो हमने किया है, वो हम भी, मेरा भी सौभाग्य है जब हम उसमें भाग लेने का मौका मुझे मिला। और वो जैसे एक बहुत बड़ा हस्ती, उनका ज्ञान इतना ज़्यादा है। मुझे याद है एक बार कई बार तो रिसर्च करके याद है 86 में त्रिदीप बाबू बांकुड़ा में एक गांव में, वो कलाई बीरेपुर नाम से एक गांव, वहाँ त्रिदीप बाबू हम लोगों से चर्चा कर रहे थे। उसमें कम से कम 5 घंटा उन्होंने बोलते रहे, 5 घंटा। तो हम सोच नहीं पाए कि दुनिया का जो मानचित्र है, जो एटलस है, वो एक एक देश का बारे में नाम लेते थे। उस देश का कितना आबादी है, उस देश का धर्म क्या है, उस देश का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उस देश का अर्थनीति कैसे चलता है, सारे बात एकदम बिल्कुल शुरू किए थे। मुझे याद है शुरू किए थे बांग्लादेश से, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद कंबोडिया या कंबोडिया, बर्मा, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद वो फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे पूरा दुनिया घुमा के लाए हम लोगों को। सिर्फ 2-2.5 घंटा में घुमा के लाए और बिल्कुल पूरा सारे देश का जो स्थिति है, स्थिति के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा था, वो बोलते थे, हम लोग भी मानते हैं इसको, अपना अगर वर्ल्ड विजन नहीं रहेगा, दुनिया के बारे में हम लोग नहीं सोच पाएंगे, दुनिया के बारे में हम विचार नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे अगर पता नहीं रहेगा, तो हम भारत में जो हम समाज में बदलाव हम चाहते हैं, हम जो क्रांति चाहते हैं, क्रांति का मतलब तो सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं है, लोगों को मानसिकता में भी परिवर्तन हो जाता है। वो लाने के लिए हमें जो काम करेंगे, जो इस दिशा में जो काम करेंगे, उनको जरूर दुनिया के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि तरह तरह का देश में तरह तरह का स्थिति है, तरह तरह का देश में तरह तरह का भावना है, संस्कृति है, धर्म के भी सवाल आता है। तो उसको अगर हम नहीं अपना पाएंगे, अगर हम नहीं समझ पाएंगे, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम गलत रास्ते में चले जाएंगे। तो त्रिदीप बाबू हम लोग वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से उन्होंने मुझे इस बात को सिखाया। उन्होंने सिखाया ये मैं नहीं, मैं से हम बनो, हम बनने से लोगों को साथ भागीदारी रहेगा। अभी आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? मेरा पार्टी का स्थिति बहुत ही तगड़ा नहीं है, बात सही है। स्थिति जो है दुनिया में, इसलिए हम बोल रहे थे, दुनिया का स्थिति बहुत बदलाव चुका है, बहुत बदला है दुनिया का स्थिति में। आज से 50 साल पहले दुनिया जिस हिसाब से थी, अब नहीं है। अब तो ये वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण का एक तनाव पैदा किया है वैश्वीकरण, उसमें पूरा सारे दुनिया का करीब सारे देश में 205 अगर हम देश मान के चले, उसमें कम से कम 190 में तो ये वैश्वीकरण हुआ है। ये वैश्वीकरण का इरादा है, बहुत ही बुरा इरादा है। यहाँ चंद लोगों को ज़्यादा संपत्ति बनाने का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सारे योजना बनाते हैं। और ये योजना अधिकतर क्षेत्र में या सारे क्षेत्र में जो गरीब इंसान हैं, जो आम जनता है, जो संख्या में जो ज़्यादा है, उनको खिलाफ ये वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जो भी बोलिए, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रांससेंड्स इनटू accumulation of wealth in the hands of only a few in the world, and the complete destruction of people's interest, public interest. तो हम लोगों ने वही सीखा
और उस हिसाब से हम लोगों ने ये समझते हैं कि अगर इसको हम वर्ल्ड अप्रोच हमें चाहिए, और साथ ही साथ हमारे देश में जो स्थिति है, मौजूदा जो स्थिति है, उस स्थिति को छानबीन करके मैंने योजना बनाएंगे, मैंने क्रांति का कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्रांति हो जाएगा ऐसे हम नहीं समझते हैं। त्रिदीप बाबू ही नहीं समझते थे। वो बोलते थे क्रांति का राह में चलते चलते आपको जो जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक जो मांगे हैं, उस मांगे को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश होनी चाहिए। आपका जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में। बोला कलकत्ता में कहाँ? कलकत्ता में कहाँ? श्याम बाजार में। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं सर? मैंने हमारे ज़माने में पढ़े लिखे से हम लोग ज़्यादा पढ़ लिखे करने से, ज़्यादा पढ़ने से तो कैरियर बन जाएगा, तो अब क्रांति के काम में नहीं रहोगे। इसलिए हमने ग्रेजुएशन किया, एमएससी नहीं पढ़े, बीएससी, उसके बाद बीए भी पास किया, उसके बाद लॉ भी पढ़े कुछ दिन। बाबा। लेकिन उस ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में सन 67, 68, 69, इस ज़माने में कांग्रेसी लोगों को, तो कांग्रेसी लोगों को जो अत्याचार, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपने लॉ भी करा हुआ है? लॉ मैंने पास नहीं किया, लेकिन पढ़ने की? हाँ पढ़े थे, लेकिन उसके पहले यूनिवर्सिटी से मुझे निकाल दिया गया कांग्रेसी गुंडों ने मुझे निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा। वो एक ज़माना था जब रोज़ मारा पीटी, बमबाजी, ये सब चलता था, तो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाए। आपकी कोई किताब है? अपना नाम से किताब 2-3 हैं, ऐसे नहीं है। एक तो है इंटरनेशनल सिचुएशन में अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका, उसके बारे में एक है, और कोरोना के बारे में एक छोटा सा किताब है, और वामपंथा का जो स्थिति तब जो था अब जो है उसके बारे में एक छोटा सा किताब है। ऐसे छोटा मोटा लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ गणवार्ता बोल के एक जर्नल निकलता है, हर वीकली निकालना चाहिए, तो हम नहीं पाते हैं वीकली निकालने। हम अभी तो 15 दिन में एक निकालते हैं। उसमें काफ़ी लिखने का ज़रूरत होता है, नाम से या नाम छुपा कर भी लिखने का ज़रूरत होता है, वो लिखते हैं। लेखन है? हाँ वो तो है, लेखन बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं, सच को जानो, सच को जानो। जो सच है, सच रास्ता में चलने की कोशिश करो। सबसे बड़ा चीज है सत्य। यू मस्ट अटेन द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज एज ऑन टुडे इट्स अ विशियस अटैक on the common people of this country or the world. You must stand firm to defend the rights of the people. लोगों को जो अधिकार है, अधिकार को रक्षा करने के लिए आप लोगों को एक साथ एकजुटता बहुत जरूरत है। अभी जैसे बंगाल की क्या हालत, इंडस्ट्रीज एकदम भी नहीं रही, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ना, अब तो बंगाल में जो स्थिति है, स्थिति बहुत ही बिगड़ा हुआ स्थिति है। और बंगाल में मैंने जैसे अभी तुरंत कहा, अधिकार का जो सवाल है, अधिकार नहीं दिया जाता है। अधिकार नहीं है। लोगों को भीख मांगा तैयार करने के लिए कोशिश चल रहा है। लोगों ने भीख मांगे और हम अपना मर्जी से हमको भीख देंगे। वो कन्याश्री बोलिए, रूपश्री बोलिए, कुश्री बोलिए, सभी उस तरह का है। कोई अधिकार नहीं, नौकरी का अधिकार नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं। हमें अधिकार चाहिए। हम मानते हैं लोग सम्मान के साथ जीने के लिए लोगों को अधिकार देनी चाहिए। अधिकार छीनने का काम हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। राष्ट्र के प्रति आपका क्या संदेश? राष्ट्र के प्रति अब जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र करीब फांसीवादी राष्ट्र है। यहाँ लोकतंत्र का नाम और निशाना नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ सारे धर्म के लोग मज़हब के साथ राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए। और यहाँ भारत में पिछले 7-8 साल से ये मज़हब और राजनीति एक साथ हो गया है।
और ऐसे हम कभी सोच भी नहीं पाए थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं एक मंदिर बनेगा, मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजाघर बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम वही कहना चाहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा बांटा, मत बांटो इंसान को। अब तो इंसान को बांटने का नौबत आ गया। हमारे देश में जो राज चला रहे हैं वो भाजपा। क्या सर मैं एक बात पूछूं? प्लीज। आज के पहले क्या मंदिर मस्जिद और लोगों ने बांटा नहीं? मंदिर मस्जिद से बांटा, ये हमारे धरती में मंदिर मस्जिद के हिसाब से पूरा दुनिया में बंटवारा हुआ। हमारे जो बंटवारा किस हिसाब से हुआ था सर? 1947 का जो पाकिस्तान का बंटवारा कैसे? वो भी मजहब के हिसाब से, मजहबी जो टू नेशन थ्योरी, वो मजहबी थ्योरी है, वो थ्योरी का मानते नहीं, हमारी पार्टी मानता नहीं, हम कभी नहीं मानते इसको। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये स्वीकार किया कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो भी मजहब के ही हिसाब से। गलत वो मजहब के हिसाब से जाति निर्माण, ये कोई काम का बात नहीं है, नहीं हो सकता है। मजहब के हिसाब से जाति निर्माण नहीं हो सकता है, जाति का अलग बात है। मजहब और जाति को मिलाना एक बहुत सा गलत काम हुआ था उस जमाने में। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे मनोज भट्टाचार्य जी को। मैं सदीनामा से मीनाक्षी सांगानीरिया उनको प्रणाम करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।